तो जैसा कि मैंने बताया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब लेटर पार्ट 2। ठीक है, और जॉब लेटर का जो ये पार्ट 2 है ये मेनली जो है बेस्ड है आपके बायोडाटा के ऊपर। अगर हम बात करें तो मेनली इसके अंदर जो हम करने वाले हैं बायोडाटा से रिलेटेड करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जॉब एप्लीकेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका एप्लीकेशन, जो आपका लेटर हमने पार्ट 1 में कर लिया था, पूरा मैंने समझा दिया था। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका बायोडाटा। बायोडाटा को और क्या कहते हैं मैंने वो भी बताया था, रिज्यूमे कहते हैं, या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, सीवी कहते हैं। सीवी। और मैंने बताया था कि सीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्यूरिकुलम विटे। ठीक है, क्यूरिकुलम का मतलब होता है वर्क एक्सपीरियंस और विटे का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो ये 3 वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। अब एग्ज़ाम में चाहे कोई भी वर्ड यूज़ हो, बायोडाटा वर्ड यूज़ हो या रिज्यूम यूज़ हो, सीवी यूज़ हो, आपको समझ जाना है कि मुझे बायोडाटा ही लिखना है। ठीक है, इसमें अब कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या होती हैं। जैसे मान लो रिज्यूम वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पहले तो देखो कैपिटल लेटर के अंदर आपको इसे करना है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है। रिज्यूमे आप लिखोगे कैपिटल लेटर में, चाहे बायोडाटा लिखो तो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और बीच में ये हाइफन ज़रूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बीच में आपको हाइफन ज़रूर डालना है, वरना ये गलत हो जाता है बायोडाटा अगर आप लिख रहे हो रिज्यूमे की जगह। और अगर सीवी लिखोगे तो भी तुम्हारी मर्जी है, सीवी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर क्यूरिकुलम विटे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जैसा कि बताया कि जब भी हम ये बायोडाटा लिखते हैं तो इसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं आपकी। देखो, एक तो होती है आपकी पर्सनल प्रोफाइल। क्या होती है? पर्सनल प्रोफाइल। दूसरी होती है आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, और तीसरी होती है आपकी क्यूरिकुलम या फिर हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल। ये 3 चीज़ें होती हैं आपकी। तो पर्सनल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ऑब्वियसली नेम आ सकता है, अगर चाहें तो हम एड्रेस बता सकते हैं अपना। एड्रेस इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहो तो एड्रेस भी बता सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेम आ सकता है, एड्रेस आ सकता है, और क्या आ सकता है बताएगा कोई? डेट ऑफ बर्थ। फादर्स नेम आ सकता है, एज या फिर हम डेट ऑफ बर्थ उसे बोल सकते हैं। और क्या आ सकता है? हॉबीज़। रेफरेंस। नहीं, रेफरेंस नहीं, रेफरेंस नहीं आएगा, पर्सनल प्रोफाइल में नहीं आएगा रेफरेंस। ठीक है, और क्या आ सकता है इसके अलावा? और कॉन्टैक्ट नंबर। बिल्कुल, अगर हम चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं या ईमेल आईडी दे सकते हैं। और कोई चीज़? और कोई चीज़? अच्छा हाँ, मैरिज के बाद मैरिटल स्टेटस है ना, और नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं ना, इजंट इट? अब इसमें मैं अगर बताऊं तो सबसे मेन जो है वो है नेम, फादर्स नेम, एज, हॉबीज़, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी। अगर हम एड्रेस की बात करें तो ये मर्जी है आपकी, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अकेडमिक प्रोफाइल मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन, हम अकेडमिक की जगह एजुकेशनल प्रोफाइल भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर चाहें, आपको समझना है तो। एजुकेशनल प्रोफाइल, ठीक है। अब एजुकेशनल प्रोफाइल में आपकी 2 तरह की क्वालिफिकेशंस होती हैं। एक होती है आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशंस और दूसरी होती है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस। फिर दूसरी होती है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस। कोई मुझे बताएगा एडिशनल क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में क्या डिफरेंस होता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्लास 12th और 12th और एडिशनल मतलब सीएमबी वगैरह। मैं बता देता हूँ, अकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर मेनली हमारी स्कूलिंग और हमारा जो कॉलेज होता है, जो हमारी ग्रेजुएशन होती है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन की, उसमें जो भी हमने एडिशनल कोर्सेज किए हुए हैं अपनी डिग्री के अलावा, हम उनको मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, अगर हमने स्पीकिंग में फ्लुएंसी ले रखी है, या हमने कोई लैंग्वेज कर रखी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एडिशनल क्वालिफिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग कॉलम बनता है, एक अकेडमिक क्वालिफिकेशन का अलग बनता है और एडिशनल क्वालिफिकेशन का अलग बनता है। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस के अंदर क्या आ सकता है पता है किसी को? वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल में क्या क्या आता है? चलिए
आप नेम ऑफ कंपनी मेंशन करते हो जहां पे आपने काम किया है, और क्या मेंशन करते हो, ड्यूरेशन ऑफ वर्क आप मेंशन करते हो कि आपने कितने टाइम के लिए वहां पे काम किया है, इजंट इट। नेम ऑफ कंपनी मेंशन करते हो, ड्यूरेशन ऑफ वर्क मेंशन करते हो, और क्या मेंशन कर सकते हो बताओ, पोजीशन एट जॉब, बताइए। कितनी बार प्रमोशन हुआ सर? हाँ, चाहे तो हम ये भी बता सकते हैं और पोजीशन की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो salary। ये तीन चीज़ें मेन है, वरना सैलरी भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेन तीन चीज़ें होती हैं, तीन कॉलम तो होते ही होते हैं। कंपनी का नेम जिसमें आपने काम किया है, कितने साल के लिए किस कंपनी में काम किया है, और किस पोजीशन पे आपने काम किया है, ये तीन चीज़ें आपकी मेन होती हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ फिर से, जॉब लेटर का पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। और जॉब लेटर के पार्ट 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं बायोडाटा कैसे लिखेंगे, मतलब एप्लीकेशन के बाद बायोडाटा कैसे लिखेंगे। बायोडाटा को रिज्यूम या सीवी भी कहते हैं। जो क्वेश्चन में आपके बोला गया होगा आपको उस वर्ड को यूज़ करना है। जब आप लिखोगे तो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ रिज्यूम कैपिटल में लिखा है सेंटर में। उसके बाद इसमें 3 तरीके की चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। एक पर्सनल प्रोफाइल होती है, एक एजुकेशनल प्रोफाइल होती है, और एक वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल होती है। 3 तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम मेंशन करते हैं। अब चलिए लिख के देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है गाइस कि जब भी आप लिख रहे होगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, उसका जो अलाइनमेंट होगा वो एकदम सीधा होना चाहिए। जैसे ये नेम है तो ऑब्वियसली फादर्स नेम जो है वो इसके नीचे आएगा एग्जैक्ट ना, ऐसी एज इसके नीचे आएगी। अगर एड्रेस लिखना है तो इसके नीचे आएगा। अगर मान लो ये ऐसे लिखूँ मैं, क्या लगता है, इस तरीके से, बताओ, ऐसे कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते? इज इट पॉसिबल टू डू? सर रिज्यूम को बॉक्स में डाल सकते हैं। बिल्कुल, रिज्यूमे को हम बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे भी अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है जिसके अंदर आप मेंशन कर रहे हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, नेम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस, जेंडर, इसके अलावा आपने मैरिटल स्टेटस की बात करी। इसका कोई सीक्वेंस मेन नहीं होता कि सर पहले ये चीज़ आनी चाहिए फिर ये। मेन ये 2 चीज़ें होती हैं सीक्वेंस में, नेम, फादर्स नेम, और ज़्यादा से ज़्यादा एज। उसके बाद आप अपनी चीज़ें जो हैं, जितनी भी बातें हैं, वो आप अनसिक्वेंस रख सकते हो। मतलब आपके ऊपर है आप किस सीक्वेंस के अंदर इसको बता रहे हो, ठीक है। लेकिन हम चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम अपना पहले पूरा का पूरा जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके बारे में बता सकते हैं, फिर हम अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, और फिर हम अपनी वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल के बारे में। अगर आप चाहते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, वरना आपके ऊपर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो हमारे 3 अलाइनमेंट होते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड का अलाइनमेंट हो गया ये वाला, इन चीज़ों का, ठीक है। अब सेंटर का अलाइनमेंट। अब सेंटर का अलाइनमेंट मतलब जैसे मान लो ये है सेंटर में अलाइनमेंट, ठीक है। अब जब मैं फादर्स नेम लिखूंगा यहाँ पे तो भी ये सेमी कॉलम इधर ही आएगा। जब मैं एज लिख रहा होऊंगा तो भी ये इधर ही आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप शायद आप भी करते हो। जैसे उन्होंने नेम लिखा, लेट्स से किसी ने नेम लिखा है। अब नेम के बाद उन्होंने सेमी कॉलम इधर डाला, फिर फादर्स नेम के बाद सेमी कॉलम इधर डाल दिया, फिर एज के बाद इधर डाल दिया। या फिर वो भी नहीं करा तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली क्या कहते हैं, एरो डाल दिया। नेम के आगे एरो डाल दिया, फादर्स नेम के आगे एरो डाल दिया, हाइफन डाल दिया, फिर एज के आगे। लेकिन अलाइनमेंट नहीं होता, सेंटर में बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो आपका बायोडाटा होता है उसका पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। कभी आपने देखा है ड्राफ्ट करते हुए इस तरीके से लिखा जाता है कि भाई नेम के आगे हाइफन डाल दिया, फिर फादर्स नेम के आगे? आपको नहीं लगता कि ये प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए? यस सर। तो इस चीज़ पे वर्क ज़रूर करना है। समझ में आया सबको? तो जो मैंने बताया है कि जब भी आप रिज्यूमे लिख रहे होगे तो आपको 3 जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, जिसमें मैंने बता दिया आपको एक बताना है पर्सनल प्रोफाइल के बारे में। पर्सनल प्रोफाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो बता दी। एजुकेशनल प्रोफाइल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल। अब फॉर्मेट जब आप लिखोगे तो देखो बॉक्स में भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिगर बॉक्स के भी कर सकते हो। सेंटर में आपको रिज्यूम लिख के सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल के बारे में आप बता सकते हो। हालांकि ऐसा सीक्वेंस फिक्स नहीं होता, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले पर्सनल प्रोफाइल बता दो, फिर एजुकेशनल प्रोफाइल बता दो, और फिर वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल बता दो, ठीक है। फिर एड्रेस का भी अलाइनमेंट सेम, ये सेम रखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ताकि आपका जो ये रिज्यूमे है ये थोड़ा इंप्रेसिव रहे, ठीक है।
अब सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड का अलाइनमेंट एक फिक्स होना चाहिए, डोंट यू थिंक? अब आप एक काम कर सकते हो और वो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन करी हैं उनको बोल्ड करके लिख सकते हो। बोल्ड करने का मतलब बोल्ड नहीं है कि मतलब तुम पेन बार बार चलाते रहो। जेल पेन यूज़ कर सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और बॉल पेन यूज़ कर सकते हो आप राइट हैंड साइड के अंदर। तो इस तरीके से वो हो जाएगा। समझ में आया? डिफरेंट कलर कैसे? ब्लू पेन ही यूज़ करना है आपको, कलर डिफरेंट नहीं होगा। बस आपको जेल लेफ्ट में यूज़ कर लोगे तो वो थोड़ा अलग हाईलाइट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे जब हम करेंगे, अच्छा एज का आपको ये ध्यान रखना है। जैसे हम कई बार लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एज पे ध्यान नहीं देते और अपनी जो नॉर्मल एज होती है 17 18 वो सब लिख देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करने वाले हो, अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करने वाले हो, तो ऑब्वियसली आपको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी एज बतानी है। जैसे 12th क्लास मोस्ट प्रोबेबली किस एज में हो जाती है? 17 में। ग्रेजुएशन अगर तुम ग्रेजुएशन मेंशन करने वाले हो और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस तो उसके हिसाब से डाल देना। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करने वाले हो जॉब के हिसाब से तो उसके हिसाब से आप पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल और वहाँ पे बढ़ा सकते हो, एमए के लिए या एमकॉम के लिए, इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो 22 मतलब ओवरऑल मान लो तुम अगर अपनी एज 25 26 लिख दोगे और एक एक दो साल का एक्सपीरियंस दिखा दोगे तो काफ़ी सही रहता है। मान लो मैंने लिख दिया, मेरी तो 25 ईयर्स है भाई, 25 ईयर्स ही लिखता हूँ वरना गलत फहमी हो जाएगी तुमको। ठीक है। एड्रेस आ गया तो आज एड्रेस भी लिख देता हूँ मैं अपना। जनकपुरी से। नहीं, मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ ना। एग्जैक्ट लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। चलो लिख देते हैं भाई, बाहर है अपने भाई बंधु हैं। जे ब्लॉक, वेस्ट सागरपुर। आएंगे सर, संडे को टेस्ट देना। क्या चीज़? संडे को टेस्ट देते सर, बिहार से। अच्छा, आके। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जैसे आप फॉलो कर रहे हो ना, ये वेस्ट सागरपुर या ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये इसका अलाइनमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे जाएगा। अब ये यहाँ पे दिक्कत वाली चीज़ आ जाती है ना। वेट अ मिनट, लेट मी डू इट, लेट मी फिक्स इट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप लिख रहे होगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एड्रेस फिर ऐसा नहीं है कि वो एड्रेस के नीचे जा रहा है, सेमी कॉलम के नीचे जा रहा है, वो इसी के नीचे आ जाएगा। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो इसी जगह पे आएगा वो। ये जो वेस्ट सागरपुर है ये बेसिकली क्या नाम है, ये आपका जो जनकपुरी है उसी के सामने अपोजिट है। ठीक है, अब हमने जेंडर लिख दिया अपना, मेल जो भी है दिया भाई। फिर मैरिटल स्टेटस आ गया, तो मेरा तो भाई मैरिड है, मैं लिख देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अनमैरिड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक कैसे होगा। अब हम हॉबीज लिख देंगे। तो अगर मैं अपनी हॉबी की बात करूं तो मेरी हॉबी है रीडिंग नॉवेल्स एंड वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। वर्किंग इन मेजोरिटी। अब ऐसा मत लिख देना भाई, ऐसा लिख दोगे तो काम ही करवाते रहेंगे कंपनी वाले। चलो इसके बाद क्या आएगा बताओ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने बताया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके अंदर प्रोफाइल में एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो पहले आपने लिख दिया भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ सेमी कॉलम मत बनाना। ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसको ना टैबुलर फॉर्म के अंदर दिखाना है। किस में दिखाना है? टैबुलर फॉर्म के अंदर दिखाना है। ठीक है, चलो टैबुलर फॉर्म देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो मेनली क्या क्या हमारे कॉलम्स होने चाहिए, किस किस चीज़ के होने चाहिए, क्या लगता है आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में?
सर पास्ट हाईएस्ट सीनियर सेकेंडरी पासिंग ईयर का होना चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग का, और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो होना चाहिए, और परसेंटेज का होना चाहिए, और कुछ ग्रेजुएट का वो तो मैंने बता ही दिया अभी। अच्छा कोर्स, कोर्स कौन सा है, कोर्स तो हम बता देंगे ना अपना उसके अंदर, क्या नाम है, एप्लीकेशन के अंदर, और कोर्स का नाम भी यहाँ पे आ ही जाएगा। चलो 3 कॉलम ले लेते हैं हम, 1 2 3, 10th 12th, और मैं अपना ग्रेजुएशन का ले लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं लेना अभी, ठीक है। तो मान लो मैंने लिया भाई सबसे पहले बोर्ड स्लैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर मैंने लिया इसके बाद आपका क्या नाम है, कौन सा आएगा बताओ, इसके बाद आ जाएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, और फिर हमने ले लिया, बताइए, ओके, ईयर ऑफ पास, हाँ परसेंटेज। आज तो मैं तुम्हारे को सब कुछ रिवील कर रहा हूँ इस जॉब बायोडाटा के अंदर। सच बताऊँ तो भाई मेरे 10th में बड़े ख़राब मार्क्स थे, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से ये एक बहुत ही अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट रहा हूँ पढ़ाई के अंदर, तो डोंट माइंड माय मार्क्स लेकिन इंग्लिश में मेरे शुरू से अच्छे मार्क्स रहे हैं, लेकिन 10th में इतने अच्छे नहीं थे। चलो भाई, बोर्ड है हमारा CBSE, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मेरा था ईयर ऑफ पासिंग इसका 2009, और परसेंटेज क्या लगता है कितनी होगी, 54%। मुझे पता था तुम लोग गलत गैस करोगे हर एक टीचर कभी ना कभी एक स्टूडेंट था चलो इसके बाद, अच्छा पहले कॉलम में बढ़ा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, वेट अ मिनट। मेरा 10th में बड़ा हिसाब किताब ख़राब था दोस्तों, इवन मेरी तो कंपार्टमेंट भी आई थी 10th क्लास में, तुम हैरान होगे जान के। चलो CBSE, लेकिन मेरे घर वालों का बहुत बड़ा रोल है कि धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आया, चीज़ें ठीक हुई, बेटर हुई, मैं एक सही ट्रैक पे आया, तो इसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ा रोल है। और वो होता है ना एक कि एक टाइम के बाद हमें रियलाइजेशन होता है, चीज़ें आती हैं। तो इसमें कितनी होगी, 74% थी इसमें तो मेरे भाई ने लालच दिया था मुझे कि तेरे को पल्सर दिलाऊंगा लेकिन इंग्लिश में मेरे 96 थे, बाकी सब्जेक्ट में मेरे बड़े बेकार थे। मैथ्स तो छूट गई थी 12th क्लास के अंदर, मेरे थे आई थिंक फिजिकल में थे मेरे 84 के लगभग, इकोनॉमिक्स में 78, बिजनेस में 68, और अकाउंट्स में बहुत कम थे 56। क्या बोल रहे थे आप, कॉमर्स ली थी बिल्कुल। तो CGPA तभी होता होगा नहीं CGPA नहीं था उस वक्त मार्क्स हुआ करते थे, CGPA तो बाद में आया, काफ़ी बाद में आया, ठीक है। अब ये जो है मेरी जो ग्रेजुएशन है दोस्तों, ये बहुत बाद की है, ठीक है। इसका रीज़न है क्योंकि मैंने पॉलिटेक किया था, पहले फर्स्ट ईयर परस्यू किया ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर घर वालों ने पॉलिटेक में करा दिया था, तो 3 साल मेरे वहाँ वेस्ट हो गए थे। 2012 13 14 15 छोड़ दो, 2016 से मैंने वो करा था आपका, 2016 17 18, तो 2018 की है, सोचो कितना टाइम वेस्ट किया है मैंने, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा, ठीक है। इसमें मेरे 52% मार्क्स हैं। ग्रेजुएशन में भाई इतने इजी नहीं होते मार्क्स लाना, ठीक है, 52% ही इनफ होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज में ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी के लिए आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपके 50% से कम आते हैं तो आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख दोगे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में क्यों हो गया क्या चीज़, ये जो भी आपने भी लिखा है, बोर्ड कौन सा होगा? हाँ ये हमें लिखना है बिल्कुल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ये 3 चीज़ें तो मेन है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, ये 3 मेन है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन में से क्या रहेगा? देखो क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होता कि आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है,
ठीक है। आपको लेकिन रिज्यूम जब आप लिख रहे होते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, जो जो मेन चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन, पर्सनल प्रोफाइल और वर्क प्रोफाइल। अगर क्वेश्चन के अंदर वर्क प्रोफाइल बोली एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस करना है, वरना एक्सपीरियंस ऑप्शनल होता है, एक्सपीरियंस आप छोड़ सकते हो। समझ में आया? यस सर, बहुत सर लेकिन टाइम टेकिंग है। चलो एडिशनल क्वालिफिकेशन मैं छोड़ रहा हूँ। एडिशनल क्वालिफिकेशन में भाई ऐसी कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम चाहें तो एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी हम टैबुलर फॉर्म बनाएं। जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, हैव डन कंप्यूटर डिप्लोमा, और फिर इन इतने इस पर्टिकुलर ईयर में करा, इस कोर्स से किया, तो ये आप एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हो। या और पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो इस तरीके से, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो आपने बोल दिया आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर बेसिक्स फ्रॉम, फिर वहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख दिया। फिर ऐसे ही पॉइंट में आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हो। एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी मर्जी है, अगर आपको लिखना है तो लिखो, वरना अकेडमिक क्वालिफिकेशन मेन होती है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन को तो ज़रूर लिखना ही है, इसकी आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहते हो तो लिख दो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे आगे आपका होता है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, वर्क एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है क्योंकि मैंने जॉब कहीं की नहीं है। तो वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो चलो फेक लिख देते हैं थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस, हम कुछ भी लिख देते हैं समझाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब वर्क एक्सपीरियंस में मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एक तो आ सकता है हमारा, क्या आ सकता है बताओ? कंपनी नेम, और क्या बताया था मैंने? ड्यूरेशन, कितना काम किया, और तीसरा क्या बताया था? पोजीशन बताया था ना। चलो वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस में हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी। सर ये भी टैबुलर फॉर्म में करना जरूरी है? क्या चीज़? वर्क एक्सपीरियंस भी टैबुलर फॉर्म में करना जरूरी है? मर्जी है आपकी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने ये ऊपर कैप्स में लिखा है ना, तो चलो ठीक है, इसे कैप्स में ही लिखते हैं हम, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें। कंपनी, ईयर ऑफ वर्क, या फिर मैं लिख सकता हूँ ड्यूरेशन ऑफ वर्क, और पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया भाई, रेम्बैक्सी प्राइवेट लिमिटेड। अब हमने लिख दिया लोकेशन पे ना दिया होगा तो एक्स वाई जेड लिमिटेड सीधा क्या चीज़? हाँ बताइए। अगर लोकेशन में कुछ भी ना दिया हो तो आप एक्स वाई जेड सीधा लिमिटेड कर सकते हैं कैसे? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्स वाई जेड की जगह आप लिख दो। लिखने में क्या जा रहा है, हमारा कुछ भी लिख दें, है ना, तो इसीलिए लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ओके सर। अच्छा, जॉब किस चीज़ की थी यार उस क्वेश्चन के अंदर? भूल गया मैं तो, बताओ किस चीज़ की थी जॉब जिस पे हम कर रहे थे? एचआर मैनेजर सर। एचआर मैनेजर सर। अच्छा, एचआर मैनेजर की थी, फिर ठीक है भाई। ABC, बहुत इजी होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस वही है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है, बस बाकी सब तो नॉर्मल। हाँ बोलो। रैम्बैक्सी के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं सर ना? किसके लिए? रैम्बैक्सी के लिए तो कर रहे हैं अप्लाई सर, तो आपके। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं यहाँ पे बायोडाटा बता रहा हूँ कि बायोडाटा जनरली लिखना कैसे है, बट मैं भूल गया रैम्बैक्सी को ही अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रैम्बैक्सी नहीं आएगा। मैं XYZ कुछ भी लिख देता हूँ ना, दैट इज़ बेटर। तो कुछ और लिख सकते हैं क्योंकि हमने पिछली क्लास में किया था तो माइंड में ही नहीं रहा। चलो, तो ये हो गया अपना अकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, अब लास्ट में क्या आएगा बताओ? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लैंग्वेज। अच्छा हाँ, वो भाई पर्सनल प्रोफाइल में लिखना है, भूल गए। ये जो है पर्सनल प्रोफाइल में लिखना है, लैंग्वेज नोन, ये बहुत मेन होता है, ये भी ज़रूर लिखना है, ये पर्सनल प्रोफाइल में आएगा। ठीक है, और पहले आपको वो लैंग्वेज लिखनी होती है जो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। इसका मतलब जो आपको ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो, तो भाई थोड़ा इंप्रेशन झाड़ने के लिए इंग्लिश लिख देते हैं पहले, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम हॉबी में कुछ और लिख सकते हो, रीडिंग नॉवेल्स एंड कुछ और लिख सकते हो, जैसे स्विमिंग या
enjoying most of the time या collecting this thing, कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं रेफरेंस पे। तो रेफरेंस में पता है क्या आता है किसी को? बताइए। दो तीन आदमियों का नाम आ जाता है। किसी भी ऐसे पर्सन का नाम आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छी पोजीशन रखता है, रेपुटेशन रखता है, ठीक है। ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें रेफर कर रहा है जॉब और जिसको हम जानते हैं और वो एक अच्छी पोजीशन भी रखता है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया भाई रेफरेंस जो है वो मिस्टर ए के गोयल का है, और मिस्टर ए के गोयल जो है वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ उसी कंपनी का लिख सकते हैं हम चाहें तो, जिस कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, हमारी जॉब की एश्योरिटी आ सकती है, मेरे वर्क प्रोफाइल के बारे में और चीज़ों के बारे में इनसे कंसल्ट किया जा सकता है। समझ में आया? सर ए.के. गोयल जी के द्वारा सर मतलब जा रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, मिस्टर ए के गोयल के द्वारा जा रहे हैं, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि इस पर्सन को मैं जानता हूं इस कंपनी के अंदर। समझ में आया? यस सर। बाकी ये हमारा पूरा का पूरा बायोडाटा गाइस कंप्लीट हो गया है रेफरेंस तक, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चीज़ें आएंगी। अब चाहें तो ओवरऑल आप इसे बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट विच यू थिंक। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट लेना है किसी को? Guys, if someone watches our video on YouTube when I upload it, so please make sure that you subscribe our channel and hit the bell icon, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये था हमारा पार्ट 2।